Hello students, as you know that in this chapter of some basic concepts of chemistry, we are studying the topic laws of chemical combination. First law, that is law of conservation of mass, that we have already understood in our last lecture. Now let us start second important law of chemical combination, which is law of constant proportion. Law of constant proportion, it is also known as law of definite proportion, and it is also known as law of constant chemical composition. Before we take the details of this law, let us first study its statement from the board, and then we will discuss it with some examples. So students, focus at the board. Law of constant proportion, also known as law of definite proportion, also known as law of constant chemical composition. This law was given by Louis Proust in 1799, and here is the statement of the law. A pure chemical compound always consists of same elements combined together in a same fixed ratio by mass. I again read: a pure chemical compound always consists of same elements combined together in a same fixed ratio by mass. Let us understand this law now. What is a statement? It simply states that a pure chemical compound always consists of same elements which are combined together in a same fixed ratio by mass. Now we will simplify this statement. और simplification में इसका meaning क्या है? We may have different methods of preparing a compound. We may obtain a chemical compound from various sources. हमारे पास किसी भी chemical compound को prepare करने के different methods हो सकते हैं. हम किसी chemical compound को various sources से obtain कर सकते हैं. Whatever may be the source, whatever may be the source to obtain a chemical compound, whatever may be the method to prepare that chemical compound, law ये कहता है कि एक chemical compound किसी भी source से क्यों ना obtain किया गया हो, किसी भी method से क्यों ना prepare किया गया हो, that chemical compound will always have same elements, और वो elements भी same fixed ratio by mass में एक दूसरे से combine होंगे. That is the statement of this law, कि हम किसी chemical compound को various different sources से क्यों ना obtain करें. एक केमिकल कंपाउंड को डिफरेंट मेथड से क्यों ना प्रिपेयर कर लें,
लेकिन वो केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट्स को पोजेस करेगा, दैट टू इन अ सेम एंड फिक्स्ड रेशियो बाय मास. लेट्स अंडरस्टैंड विद दैट विद वन एग्जाम्पल. तो वाटर का एग्जाम्पल लेंगे. स्टूडेंट्स आप बोर्ड पे देखिएगा. एग्जाम्पल नंबर 1, हम यहाँ वाटर ले रहे हैं, वाटर इन द प्योर फॉर्म. और अगर आप बोर्ड पे देखिए, वाटर मैंने पहले कुछ लेक्चर्स में भी पढ़ाया था, 2 एलिमेंट्स पोजेस करता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास रेशो वाटर में कितना होता है? 1:8. कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ देख लीजिए, पहले भी बात की है. ये हमारे पास वाटर है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, बट वी हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2. मास रेशो ले रहे हैं. और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16. रेशो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे रेशो को, तो आपको आंसर मिलेगा 1:8. इट मीन्स दैट इन अ केमिकल कंपाउंड ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो ऑफ 1:8 बाई मास. इसी को हम प्रूव करेंगे. तो मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 वाटर है. मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि वी कैन ऑब्टेन वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. हम वाटर लेबोरेटरी में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं. हम वाटर रेन से ऑब्टेन कर सकते हैं. हम वाटर रिवर से, सी से, वेल से, लेक से ऑब्टेन कर सकते हैं. हम डिफरेंट सोर्सेस से वाटर ऑब्टेन करके लाएंगे. आफ्टर दैट हम कुछ टेस्ट अप्लाई करेंगे और पता करेंगे कि डिफरेंट सोर्सेस से जो हम वाटर ऑब्टेन करके लाए हैं, वो वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस कौन कौन से एलिमेंट्स को पोजेस करता है. एंड इट इज नोन टू यू कि वाटर किसी भी सोर्स से क्यों ना ऑब्टेन करें, वाटर किसी भी मेथड से क्यों ना ऑब्टेन करें, वो हमेशा 2 ही एलिमेंट को कंटेन करेगा. और वो कौन से 2 एलिमेंट्स को कंटेन करता है? यस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशो वाटर के अंदर होगा, दैट इज 1:8. बोर्ड पे देखते हैं. ये हमारे पास वाटर है और मैंने इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया. स्टडी करने पर फाइंड आउट किया कि वाटर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच आर कंबाइंड इन अ रेशो ऑफ 1:8 बाई मास. ये एक एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया. इन सेकंड केस, I take some quantity of water, rain water, in a test tube. और उस वाटर के लिए भी मैं कंपोजिशन टेस्ट लगाता हूँ. एंड आई फाइंड दैट रेन वाटर इज ऑल्सो मेड ऑफ सेम 2 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ सेम फिक्स्ड रेशो ऑफ 1:8 बाई मास. इन थर्ड केस, आई टेक सम sea water and I apply the test and I find that sea water also contains only 2 elements of hydrogen and oxygen, which are combined again in a fixed ratio of 1:8 by mass. लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, ये जो आप डिफरेंट सैंपल्स ऑफ वाटर ले रहे हैं, यहाँ पे वाटर आपको बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में लेना है. तो आपने क्या इन एग्जाम्पल में अंडरस्टैंड किया? कंपाउंड मेरे एग्जाम्पल में, डिस्कशन में वाटर है.
हम इस वाटर कंपाउंड को कितने भी डिफरेंट सोर्सेस से क्यों ना ऑब्टेन करके लाएं, इट विल ऑलवेज बी मेड ऑफ सेम टू एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन which will always be combined in a same and fixed ratio of 1:8 by mass. तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल का कंक्लूजन याद रखिएगा। अगर हमारे पास कोई केमिकल कंपाउंड है, अगर उस केमिकल कंपाउंड में ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, and if those 2 elements of hydrogen and oxygen are combined in a ratio of 1:8 by mass, तब वो कंपाउंड सिर्फ वाटर होगा। तो कोई भी कंपाउंड जिसमें ओनली हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स हैं और अगर वो 1:8 की रेशो में कंबाइंड है, दैट विल बी दी वाटर। स्टूडेंट आप यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए, एक अलग एग्जाम्पल मैं लूँगा जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखी है। हमारे पास वन मोर कंपाउंड इज देयर विच इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O2। ये भी एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में भी 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर में भी 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन दोनों में मास रेशो अलग है। वाटर में मास रेशो 1:8 है और यहाँ पे स्टूडेंट्स मास रेशो कितनी है? हाइड्रोजन का मास 2 एंड ऑक्सीजन का मास 16 × 2 इज इक्वल टू 32। तो मैं होप करता हूँ अब आप फाइंड आउट कर सकते होंगे। तो मास रेशो कितना आ गया? 1:60। तो कंपेयर करो स्टूडेंट्स दोनों को। वाटर में आप क्या देखेंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में आप क्या देखेंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:60। तो स्टूडेंट्स इससे मीनिंग क्या मिलता है कि अगर आप एलिमेंट्स की मास रेशो चेंज करते हो तो वो कंबाइन करके डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को फॉर्म करेगा। इसी को हम कोई अलग एग्जाम्पल से पिकअप करते हैं, और वो देखिएगा एग्जाम्पल कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले कि आगे जाएं, हम थोड़ा इंट्रोडक्शन में देख लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अंडरस्टैंड कर लेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड हम लेबोरेटरी में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके डिकम्पोज करके ऑब्टेन कर सकते हैं। हम कैल्शियम कार्बोनेट से अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करवाएं, हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रेस्पायरेशन में भी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करने के हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं। हम किसी भी सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों ना ऑब्टेन करें, हम किसी भी मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों ना प्रिपेयर करें। टेस्ट लगाने पे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से क्यों ना ऑब्टेन की गई हो, किसी भी मेथड से क्यों ना प्रिपेयर की गई हो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज कंटेन 2 एलिमेंट्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन। Whatever may be the source from where the carbon dioxide is obtained, it is always made of 2 elements, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का मास 16, और यहाँ पे सॉरी बच्चे गलत हुआ, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16 × 2 दैट इज 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो मास रेशो होगा कार्बन एंड ऑक्सीजन का, दैट विल बी, तो करिए इसको सिंप्लीफाई, रेशो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो आपको डिवाइड करने पर मिलेगा 3:8। 3:8। तो स्टूडेंट आप खुद कंक्लूजन निकालो, इसका मीनिंग क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्योर फॉर्म में लेंगे, हम किसी भी मेथड से
या किसी भी सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करके अगर लाएं तो इसका केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा। इसमें दो ही एलिमेंट होंगे, वन इज कार्बन एंड अदर वन इज ऑक्सीजन, और उन दोनों एलिमेंट का जो मास रेशियो होगा वो फिक्स होगा, दैट इज 3:8 ओके बाई मास। तो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। स्टूडेंट्स यहां देखिएगा, हम कॉपर ऑक्साइड के डिफरेंट सैंपल्स प्रिपेयर करेंगे बाय डिफरेंट मेथड्स। एक हमारे पास वे क्या है, आई विल टेक कॉपर, आई विल हीट दैट कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड आई विल बी गेटिंग कॉपर ऑक्साइड। एक और मेथड क्या है कॉपर ऑक्साइड प्रिपेयर करने का, हम कॉपर कार्बोनेट लेंगे, हीट करेंगे, कॉपर कार्बोनेट ब्रेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैं अपनी इस एग्जाम्पल में कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड का डिस्कशन कर रहा हूं। हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स हैं कॉपर ऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए। हम कोई भी मेथड क्यों ना यूज करें, कॉपर ऑक्साइड को प्रिपेयर करने का स्टडी करने पर पता चलता है कि कॉपर ऑक्साइड किसी भी मेथड से क्यों ना ऑब्टेन की गई हो, इट ऑलवेज कंटेन टू एलिमेंट्स, कॉपर एंड ऑक्सीजन, कॉपर एंड ऑक्सीजन, कॉपर एंड ऑक्सीजन। सो मासेस ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का एटॉमिक मास स्टूडेंट 64 है, 63.5 है, मैंने 64 ले लिया, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, और जब आप इन दोनों की मास रेशियो लोगे दैट इज 4:1। तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर को हीट करके जो ऑब्टेन किया गया है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर कार्बोनेट को हीट करके जो ऑब्टेन किया गया है, या कॉपर ऑक्साइड किसी भी मेथड से क्यों ना ऑब्टेन किया गया हो, इट विल ऑलवेज कंटेन two elements of copper and oxygen combined in a fixed ratio of 4:1 by mass। तो स्टूडेंट कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर हमारे पास कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है, दैट केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ सेम फिक्स्ड रेशियो बाय मास, एंड दिस इज लॉ ऑफ constant proportion. Now in very short let us discuss, क्या इसका कोई लिमिटेशन हो सकता है, क्या इसका लिमिटेशन हो सकता है, let us discuss that। तो स्टूडेंट यहाँ आप फर्स्ट लिमिटेशन के ऊपर फोकस कीजिएगा, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ अ कंपाउंड is made of an element having different isotopes। क्या पॉइंट मैं आपको कहने वाला हूँ स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिन कंपाउंड में दोज कंपाउंड्स which are made of elements having different isotopes, ऐसे केसेस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। मैं रिपीट करता हूँ, if a compound is there and if that compound is made of element having different isotopes, in that case the law is not applicable। Let's take an example। तो स्टूडेंट मेरे पास NaCl कंपाउंड है और इसके मेरे पास 2 सैंपल्स हैं, ओके। सोडियम का एटॉमिक मास 23 और ये क्लोरीन है, और क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। लेट अस सपोज इस NaCl में, इन दिस सैंपल ऑफ NaCl, क्लोरीन जो यूज हुआ है उसका एटॉमिक मास 35 है। अब लेट्स टॉक अबाउट दिस सैंपल ऑफ NaCl, सोडियम का एटॉमिक मास 23, और लेट अस सपोज यहाँ पे क्लोरीन का सेकंड आइसोटोप यूज हुआ है और जिसका एटॉमिक मास 37 है। मैं होप करता हूँ आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इन दिस केस द मास रेशियो ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन इज 23:35। इन दिस केस द मास रेशियो ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन इज 23:37। देखिए बच्चे, दोनों कंपाउंड के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं लेकिन उनका जो मास रेशियो है वो डिफरेंट है। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि अगर
कोई कंपाउंड है, वो कंपाउंड अगर सेम एलिमेंट्स का बना है तो वहाँ पे मास रेशो फिक्स है। लेकिन इस केस में क्या है, ये 2 सैंपल्स थे सोडियम क्लोराइड के, लेकिन ये जो कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड का, इनमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। इसके केस में क्लोरीन का वो आइसोटोप यूज हुआ है हुज एटॉमिक मास इज 35। इन दिस केस क्लोरीन का वो आइसोटोप यूज हुआ है हुज एटॉमिक मास इज 37। सो यहाँ पे मास रेशो सोडियम क्लोराइड के अंदर 2 एलिमेंट का 23:35 और उन्हीं 2 एलिमेंट का मास रेशो यहाँ पे 23:37। तो यहाँ पे लॉ पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, इन सम केसेस द एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सेम रेशो बट फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा, कुछ काफ़ी रेयर केसेस हैं जिनमें क्या होता है कि कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स सेम एलिमेंट्स के बने हुए हैं और वो जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रेशो में कंबाइन हो रहे हैं लेकिन कंपाउंड्स डिफरेंट फॉर्म हो रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इन सम केसेस व्हाट हैपेंस, एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ सेम रेशो बट दे फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। इसका मतलब उनके केस में भी वो लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्या मैंने कहा, एलिमेंट्स सेम रेशो में कंबाइन कर रहे हैं 2 और मोर देन 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स सेम रेशो में कंबाइन कर रहे हैं लेकिन सेम रेशो में कंबाइन करने के बाद भी वो डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब कि वहाँ पे लॉ एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ देखिए, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया C2H5OH, दिस इज इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। और ये जो स्टूडेंट मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, CH3OCH3, दिस इज डाई मिथाइल ईथर। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डाई मिथाइल ईथर, दिस इज डाई मिथाइल ईथर एंड दिस इज इथनॉल। दोनों कंपाउंड के अंदर, इथनॉल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है, अगर उनके मासेस की बात करूं 24 कार्बन का मास ग्राम में, हाइड्रोजन का 6 और ऑक्सीजन का 60। दोनों कंपाउंड के अंदर, इथनॉल के अंदर और डाई मिथाइल ईथर के अंदर, दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दोनों सेम एलिमेंट के बने हैं और उन एलिमेंट की रेशो भी सेम है। अगर इसको रेशो को आप 24:6:16 को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दें रेशो को, तो वो आता है 12:3:8। तो कंक्लूजन क्या निकला, डाई, यहाँ डाई इथाइल ईथर, स्टूडेंट थोड़ा गलत हुआ, डाई मिथाइल ईथर, मैं रिपीट कर दूं, ये डाई मिथाइल ईथर है। डाई मिथाइल ईथर और इथनॉल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स सेम फिक्स रेशो में कंबाइन है 12:3:8, लेकिन कंपाउंड 2 डिफरेंट बन रहे हैं। क्या था ये केस, कुछ केसेस में सेम एलिमेंट्स सेम रेशो में कंबाइन करते हैं लेकिन डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। ये तो नहीं कहता लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब कि इस केस में भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं हुआ। दीज आर द फ्यू लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ। होप करता हूँ अंडरस्टैंड किया होगा। थोड़ा सा खुद से रिवाइज कीजिए, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए और मेरे हटने पर स्क्रीन पे थोड़ी देर कैमरा रहेगा, पॉज कर लीजिए रीड करने के लिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसके बाद हम थर्ड लास्ट स्टडी करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बट बिफोर गोइंग टू दैट लॉ आपको ये दोनों लॉस अच्छी तरह रिवाइज करने होंगे और आफ्टर दैट हम कुछ फिर सभी लॉस फिनिश करने के बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इनकी कंसीडर करेंगे। थैंक यू।